हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल नैरेटिव। ये अपनी जीके जीएस का पहला क्लास है। अभी हमने 1 अक्टूबर को पुलिस एक्ट अपना ख़त्म कर लिया है और अब हम जीके जीएस की पहली क्लास करने जा रहे हैं। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि आप सभी लोगों को प्रॉपरली मैं ऑडिबल हूँ और आपको सब कुछ ये दिख रहा है कि हम फिजिक्स सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, देखो मैं किसी का भी कमेंट नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, आप लोग बाकायदा ऐसे देखते जाओगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन लगता है कि नोट डाउन करने के लिए लायक है तो आप नोट डाउन कर लोगे, नहीं तो ये आपको पीडीएफ तो पहले ही प्रोवाइड कर दिया गया है 30 सितंबर को, राइट। तो इस लेक्चर में आज हम अभी आपके साथ में फिजिक्स सबसे पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद में मतलब एक दिन फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायो, ऐसे करके एक एक दिन में हम एक एक वो ख़त्म करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं अपना फिजिक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन है एंगस्ट्रॉम इज अ यूनिट ऑफ, इसको ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे बनता है। ये किस चीज़ की यूनिट है? तो ये वेवलेंथ की यूनिट है। किसकी है? वेवलेंथ की यूनिट है। ये किसके बराबर होता है? तो ये बराबर होता है 0.1 नैनोमीटर के। और नैनोमीटर को कैसे हम लिखते हैं? 10⁻⁻10 मीटर लिखते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, तो इन भाई साहब का ये जो एंगस्ट्रॉम लिखा हुआ है, ये किसके नाम पर आया हुआ है? ये सब बातें थोड़ा याद रखोगे। जो एक स्वीडन है, स्वीडन देश है, स्वीडिश फिजिसिस्ट हुए हैं जिनका नाम था एंडर्स जोन्स आंगस्टॉर्म, ये जो भी लिखा हुआ है, तो वो स्वीडन के फिजिसिस्ट थे, उनके नाम पे बात लिखी गई है। तो कई बार पूछा जा सकता है आपसे कि जो ये आंगस्ट्रॉम है ये किसके नाम पे रखा गया है? तो एक स्वीडिश फिजिसिस्ट के नाम पे रखा गया है। ये किसकी यूनिट है? वेवलेंथ की यूनिट है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ। लाइट ईयर किसका यूनिट है? तो लाइट से आपको कई बार लग सकता है कि ये किस चीज़ का यूनिट है, कि स्पीड का है या ऐसी किसी चीज़ का है, लेकिन लाइट ईयर जो है बेटा ये डिस्टेंस का यूनिट है। किसका? डिस्टेंस का यूनिट है। ये होता क्या है? लाइट ईयर का मतलब होता है कि एक साल में जो लाइट है वो कितनी दूरी तय करती है, कितनी दूरी तय करती है, उसको हम लाइट ईयर कहते हैं। तो लाइट ईयर किसका यूनिट है, या लाइट ईयर किसकी इकाई है? दूरी की, डिस्टेंस की इकाई है। ठीक है, लाइट ईयर हो गया। ये बात समझ में आ गई मुझे लगता है सबको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फिर उसी पर है कि लाइट ईयर इज रिलेटेड टू, लाइट ईयर किस चीज़ से रिलेटेड है? डिस्टेंस से रिलेटेड है। किससे? डिस्टेंस से रिलेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये ऐसे पूछा जाता है और कंफ्यूजिंग हो जाता है और हम आंसर को गलत करके चले आते हैं। हमको आंसर को गलत एकदम से भी नहीं करना है, चाहे जो हो जाए। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, इन द फॉलोइंग व्हिच इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, कौन सी एक मूल भौतिक राशि है? हमको बताना है इनमें से कौन सी एक मूल भौतिक राशि है। तो बताओ, फोर्स है कि वेलोसिटी है कि इलेक्ट्रिक करंट है कि वर्क है कि कोई नहीं इनमें से? बहुत बढ़िया है। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या है? इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या है? एक मूल भौतिक राशि है। बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? एक मूल भौतिक राशि है। फंडामेंटल क्वांटिटीज होती क्या है, मतलब या मूल भौतिक राशियाँ होती क्या हैं? 7 होती हैं, 7 मूल राशियाँ होती हैं, या फंडामेंटल जो क्वांटिटीज होती हैं वो 7 होती हैं, जिनको मैं लिख देता हूँ। नंबर 1 लेंथ, LENGTH, लेंथ। नंबर 2 मास, जिसे हम द्रव्यमान भी कहते हैं। नंबर 3 टाइम। नंबर 4 इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। नंबर 4, 1 2 3 4। नंबर 5 टेम्परेचर। नंबर 6 ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी। ये जो होते हैं ये क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। इनके अलावा सॉरी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। इनके अलावा, इन 7 के अलावा अगर कोई भी आएगी तो फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी। तो आप याद रखोगे लेंथ, मास, द्रव्यमान, समय, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर और
लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, जो वो चमकती है, जो लाइट की चमक होती है, उसी को हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। आप लोग साथ साथ अपने जो आपने पीडीएफ का प्रिंट निकलवा रखा है उस पर ये बात लिखते जाओगे साथ साथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर? प्रेशर की यूनिट क्या है? आप बताओ, प्रेशर की यूनिट क्या होती है? बहुत बढ़िया, प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल, जिसको हम पास्कल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है, इसी को हम पास्कल भी कहते हैं। लिख लो सब लोग, पास्कल, जिसको PA पास्कल भी कहते हैं। तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है? पास्कल होती है, ओके, जिसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहते हैं। 1 मीटर स्क्वायर पे कितना, मान लो कोई चीज़ है जिसको हम दबा रहे हैं, तो उसका दाब कितना लगता है, उसको हम 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर कहते हैं या पास्कल कहते हैं, ठीक है। तो प्रेशर की यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके। अब इसी प्रेशर को अगर हमको दूसरे उसमें लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? इनमें से कोई नहीं होगा। क्यों कोई नहीं होगा? क्योंकि जो पास्कल होता है या वो होता है तो उसका होता है 1 kg पर मीटर पर स्क्वायर, ऐसे होता है। अभी ये ऊपर वाले जो क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया, क्या होता है? न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होता है, ठीक है, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होता है। तो इनमें से ये कोई नहीं होगा, यानी नन ऑफ दीज ऑप्शन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उसको आप किस में नापोगे? तो टेस्ला में नापते हैं। किस में नापते हैं? टेस्ला में नापते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का जो वो होता है, मतलब मेजरमेंट या इकाई होती है, वो क्या होती है? टेस्ला होती है, ठीक है। ये किसका होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is equivalent to टेस्ला? टेस्ला के इक्विवेलेंट इनमें से कौन सा है? तो ये होता है टेस्ला, ये ऊपर जो ये टेस्ला था इसी के इक्विवेलेंट कौन होता है? तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये होता है। डी इज द राइट आंसर, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है, ठीक है, ये बात आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी? इनमें से स्केलर क्वांटिटी कौन सी है? अदिश राशि कौन सी है जिसकी वो बताते टाइम पे हम उसके साथ में दिशा नहीं बताते हैं? जैसे अगर हम कहते हैं कि जो स्पीड होती है यानी चाल होती है उसकी दिशा बताना जरूरी नहीं हो, तो कहते हैं 20 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहे थे। लेकिन जो एक गति होती है, ठीक है, एक चाल होती है, एक और कुछ होता है, वो सदिश राशि होती है, ठीक है। आप लोग बताओ कि कौन सी वो दूसरी वाली राशि होती है? तो इसमें से हमको बताना है कि कौन सी स्केलर क्वांटिटी है। तो प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है। प्रेशर क्या है? एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी, मतलब जो दाब लगाते हैं हम वो एक अदिश राशि है, ठीक है, दाब एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी? नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी का मतलब भी होता है अदिश राशि, हमको बताना है। वेक्टर का मतलब होता है सदिश राशि। सदिश राशि का मतलब जिसके साथ में उसकी यूनिट बताने के साथ साथ में उसकी दिशा बताना भी जरूरी हो। लेकिन जो अदिश राशि या स्केलर क्वांटिटी होती है उसके साथ में हमको दिशा बताने की बेटा कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये बात समझ में आ रही है एकदम अच्छे से? तो इनमें से हमको बताना है कि कौन सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो स्पीड नहीं है, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था स्पीड नहीं है। मैं अभी जो स्पीड और एक और की बात कर रहा था वो वेलोसिटी होता है, मैं भूल गया था क्या कहते हैं उसको, वेलोसिटी कहते हैं। जब किसी भी इंसान की, किसी मोटर की, किसी कार की, किसी ट्रेन की वेलोसिटी बता रहे होते हैं तो हम बताते हैं कि 40 किलोमीटर पर सेकेंड पर आवर टुवर्ड्स वेस्ट पश्चिम की तरफ 40 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से वो जा रहा है। मतलब जब हम दिशा बता देंगे उसके साथ में तो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, जिसमें हम ये डायरेक्शन नहीं बताएंगे वो स्केलर क्वांटिटी रहेगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट हैव अ यूनिट? इनमें से कौन सी क्वांटिटी के पास में
कोई अपना यूनिट नहीं होता है। तो किसके पास में नहीं होता है? स्ट्रेन के पास में नहीं होता है। जो हमें कई बार हमारे सिर उर में भी स्ट्रेन रहता है ना, तनाव जिसे कहते हैं, तो तनाव का कोई भी यूनिट नहीं होता, कोई इकाई नहीं होती है। ये बात समझ में आ रही है? तनाव की कोई भी इकाई नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच मीटर इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ व्हीकल। व्हीकल के द्वारा, जब जो हम बाइक लिए रहते हैं, कार लिए रहते हैं, या बस ट्रक जो भी होती है, उसके द्वारा जो ट्रेवल की जाती डिस्टेंस है उसको मेजर करने के लिए कौन सा हम उपकरण यूज करते हैं? तो होता है ओडोमीटर होता है। क्या होता है? ओडोमीटर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओडोमीटर होता है। लेकिन जो बताता है कि अभी तुम 80 की स्पीड में गाड़ी भगा रहे हो, तो कौन सा होता है? वो स्पीडोमीटर होता है। वो स्पीडोमीटर होता है। जो स्पीड बता रहा होता है वो स्पीडोमीटर होता है, और जो हम कितनी दूरी तय कर लिए वो कौन सा होता है? ओडोमीटर होता है। ये बात ठीक है? समझ में आ रही है? हाँ, नाजायज़ में कमेंट कोई नहीं करोगे, सिर्फ ध्यान से पढ़ो। कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा मिल रही है तो उसको आप अपने उस PDF पे उतारो, ठीक है? कमेंट नहीं पढ़ूंगा किसी का भी। हाँ, सबको कूद कूद करके कमेंट करना है, कोई कमेंट नहीं करेगा, कोई भी फालतू बात नहीं किया जाएगा इस पूरे क्लास में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 माइक्रॉन इज इक्वल टू, एक माइक्रॉन किसके बराबर है? तो 1 माइक्रॉन इज इक्वल टू 1/1000 मिलीमीटर, 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। इनमें से कौन सी एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? तो जो वॉल्यूम होता है वो एक उस वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, क्योंकि वो सभी दिशाओं में होती है, सभी दिशाओं में होती है, ठीक है? उसकी कोई एक दिशा नहीं होती है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब जिसके साथ में डिस्टेंस जब हम बता रहे हो तो हमको डायरेक्शन बताना भी जरूरी हो, लेकिन जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसमें हम दिशा तो मतलब क्वांटिटी तो बताते हैं, उसकी यूनिट तो बताते हैं, बट हमें डिस्टेंस बताने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बात ठीक है? समझ में आ रही है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को नापने के लिए हम कौन सा उपकरण यूज करते हैं? ह्यूमिडिटी क्या होती है? आर्द्रता होती है। मतलब जैसे अभी अपना जो मौसम है, उस मौसम में कितना पानी है, मतलब वो उसमें चिपचिपापन है कि नहीं है, ऐसा ऐसा करके, तो उसको हम किससे नापते हैं? हाइग्रोमीटर से नापते हैं। किससे नापते हैं? हाइग्रोमीटर से नापते हैं, ठीक है? हाइग्रोमीटर क्या होता है? हाइग्रोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है बेटा जिसके द्वारा हम एयर में उस समय की मैं बोला ना, इसे एयर में कितना मॉइस्चर कंटेंट है, कितना पानी है, कितना उसमें गीलापन है, ठीक है, उसको नापने के लिए जो यूज किया जाता है उसको हम हाइग्रोमीटर कहते हैं, ठीक है? ये बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोनार टेक्नोलॉजी यूजेस। सोनार टेक्नोलॉजी में क्या यूज किया जाता है भैया? तो सोनार टेक्नोलॉजी में इनमें से कोई भी चीज़ यूज नहीं की जाती है, ठीक है? सोनार टेक्नोलॉजी में इनमें से कोई भी चीज़ यूज नहीं की जाती है, ठीक है? अब सोनार टेक्नोलॉजी होती क्या है? सोनार टेक्नोलॉजी जो होती है भैया, वो जो ओशियन होता है ना, ओशियन अपना मतलब समुद्र होता है, समुद्र में ऐसे ध्वनि तरंगों की तरह से कुछ भेजा जाता है, तो ये जाती है, यहाँ से लड़ती है, लड़के वापस आ जाती है, तो ये सोनार का काम करती है, ठीक है? मतलब एक भेजे फिर आकर के वो लौट करके आई, हमने उसको सुन लिया, सोनार। ऐसे जान लो कि जिसको हम लौट करके सुन ले वो सोनार हो जाती है, ठीक है? तो इनमें से कोई भी टेक्नोलॉजी यूज नहीं की जाती है, और वो कहाँ पे यूज होती है? समुद्र में मैपिंग वैपिंग करने के काम आती है सोनार टेक्नोलॉजी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर मीन्स, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बेटा? बताओ सब लोग जल्दी से। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, अच्छा चलो बता देता हूँ। 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 मीटर होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक पिकोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? बहुत बढ़िया। वन पिकोग्राम में 10 ग्राम होते हैं। 10 ग्राम होते हैं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा मैं कुछ और चीज़ें बता देता हूँ। एक मिलीग्राम में कितना होता है? एक मिलीग्राम में होता है 10⁻³ ग्राम। एक नैनोग्राम में कितना होता है? तो 10⁻⁹ ग्राम। एक फेम्टोग्राम में कितना होता है? फेम्टोग्राम 10⁻⁻15 ग्राम। एक माइक्रोग्राम में कितना होता है? माइक्रोग्राम तो 10⁻⁻6 होता है। और पिकोग्राम तो 10⁻12 होता ही है। आप लोग अपने उसमें नोट डायरी में नोट कर लोगे, ठीक है? या जो आपने प्रिंट कराया हुआ है ना,
उस पर नोट डाउन कर लोगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, हमको बताना है, इनमें से बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो जो गैल्वेनोमीटर होता है वो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को नहीं नापता है, गैल्वेनोमीटर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को नहीं नापता है, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर किस चीज़ को नापता है, स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को नापता है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को नापता है, स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को नापता है, ठीक है। कौन, गैल्वेनोमीटर, ओके। बाकी सारी चीज़ें सही है। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को नापता है, एमीटर इलेक्ट्रिक करंट को नापता है, पोटेंशियोमीटर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को नापता है, बिल्कुल और सब सही है, बट डी ऑप्शन गलत है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को नहीं नापता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस फिर किससे नापा जाता है, तो ओम मीटर से नापा जाता है, ओम मीटर से नापा जाता है। रुक जाओ, मैं लिख देता हूँ। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस किससे नापा जाता है, मैं ये लिख दे रहा हूँ, आप लोग लिख लोगे, ओम मीटर्स, ओम मीटर से नापा जाता है, ठीक है। रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो ओम ही होता है, ठीक है। OHM, OHM, इसको ऐसे करके ऐसे कुछ डिजाइन से बनाते हैं, ठीक है। सब लोग ये बात याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच, इनमें से कौन सा करेक्ट मैच है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक मोटर से क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी होती है, द आंसर इज यस, होती है ऐसी। सेफ्टी फ्यूचर्स हीटिंग इफेक्ट टू इलेक्ट्रिक करंट, ये भी होता है, ठीक बात है। इलेक्ट्रिक जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये भी बात ठीक है। तो यानी मोर देन वन ऑफ द अबव, मतलब इसमें से सब करेक्टली मैच्ड है, यानी मोर देन वन ऑफ द अबव आंसर सही होगा। ये बात ठीक है, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। व्हाट डज एन ऑडियोमीटर मीजर्स, एक ऑडियोमीटर होता है वो क्या नापता है भैया, जैसे ऑडियो का मतलब क्या होता है, आवाज़, जो मेरी एक आवाज़ अभी सुन पा रहे हो आप लोग, ऑडियो सुन पा रहे हो, ठीक है। तो इससे क्या नापा जाता है, साउंड की इंटेंसिटी नापी जाती है, क्या नापी जाती है, साउंड की इंटेंसिटी नापी जाती है, ठीक है। आ रही बात समझ। टाइम इज मेजर्ड इन क्लॉक बाई, जो टाइम होता है क्लॉक में किसके द्वारा मेजर किया जाता है, तो भाई क्वार्ट्ज क्रिस्टल के द्वारा मापा जाता है, भाई क्वार्ट्ज क्रिस्टल के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। इसमें कौन सा इलेक्ट्रिक मटेरियल यूज किया जाता है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल इज ए पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो होता है वो कैसा होता है, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। आप लोगों ने क्लास 6th 7th 8th में अपने साइंस में पढ़ा होगा कि पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है, राइट। एक जेप्टो किसके बराबर होता है, 1 जेप्टो इज इक्वल टू, किसके बराबर होता है एक जेप्टो, बताइए। बहुत बढ़िया, 10 टू द पावर माइनस 21 के बराबर होता है, 10 टू द पावर माइनस 21 के बराबर होता है। 1 जेप्टोमीटर, अगर मैं इसको 1 जेप्टोमीटर कहूँ तो 1 जेप्टोमीटर इज इक्वल टू 1 जेप्टोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 21 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्लॉक इज, एक पेंडुलम क्लॉक ले लिया जाए, उसका टाइम पीरियड कितना होता है, कितने सेकंड का होता है, तो 1 सेकंड का होता है। कितने का होता है, 1 सेकंड का होता है। एक पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है कितने सेकंड का होता है, 1 सेकंड का होता है। 1 सेकंड में वो दोबारा फिर से चली जाती है, ठीक है। अब हम मैकेनिक्स के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, राइट। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स यूज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन का यूज कौन करता है, कहाँ पे किया जाता है। आर्चरी में यूज किया जाता है। आर्चरी मतलब जो धनुष बाण होता है जिसमें ऐसे खींच करके और फिर तीर मारा जाता है। अच्छा, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता क्या है कि जितने भी एक्शन होंगे उनका एक अपोजिट रिएक्शन होगा। मतलब अगर तुम एक ऐसे उसकी धनुष है या क्या कहते हैं उसको, जो भी कहते हो, तो उसका अगर ये तुम खींचोगे और फिर उसको ऐसे छोड़ोगे तो आगे की तरफ जाएगा, राइट। तो जितना तुम खींचोगे यानी एक्शन लगा रहे हो उतना ही अपोजिट रिएक्शन करेगा, इधर की तरफ जाएगा। तो उसको ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। अब कहाँ कहाँ लगता है, आर्चरी में लगता है, द आंसर इज यस। स्पेस रॉकेट में लगता है, हाँ। जब हम कोई भी, जैसे आप लोगों ने देखा होगा इसरो जब अपना कोई रॉकेट लॉन्च करता है, ऐसा कुछ करता है, तो बहुत सारा उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि
धुआं और गैस निकलते हैं पीछे की तरफ ऐसे ऐसे, और फिर वो ऊपर थ्रस्ट कहते हैं। तो जितना ये फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा हो उतनी फोर्स से वो आगे की तरफ जा रहा होता है, ठीक है। और वेंट्रियोमीटर में लगता है, उसमें भी लगता है, द आंसर इज इसमें भी लगता है। और कहाँ पे लगता है? तो इन सब मतलब मोर देन वन ऑप्शन में लगता है, क्योंकि अब इसका हम ऑप्शन डी वैसे भी चूज कर सकते थे क्योंकि हमको आर्चरी और स्पेस रॉकेट मिल गया था, तो मोर देन वन आंसर सही हो जाएगा। ये बात ठीक है, समझ में आ रही है सबको? किसी को कोई समस्या तो नहीं हो रही है? नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी को भी बातें नहीं करनी है, कमेंट सेक्शन में कोई बात नहीं करेगा, ठीक है। हु इज द फर्स्ट पर्सन टू डिफाइन स्पीड? स्पीड को डिफाइन करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो गैलीलियो था। कौन था पहला व्यक्ति? गैलीलियो था। गैलीलियो डिफाइंड यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। इन्होंने पहली बार में क्या डिफाइन किया बेटा? यूनिफॉर्म लीनियर मोशन को डिफाइन किया भाई साहब ने, ठीक है। किसने? गैलीलियो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ। फोर्स किसका प्रोडक्ट होता है? तो फोर्स इज एफ इज इक्वल टू यम ए होता है। आप लोगों को पता होगा यहां पे यम क्या है? यम क्या है? यम है मास। ए क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है। और ये आंसर बी में दिया हुआ है। मास सॉरी फोर्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू एक्सेलरेशन, या फिजिकल टू एम ए। ये भी कोई ये न्यूटन का कौन सा लॉ है ये आप लोग बताओगे हमको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which इज द करेक्ट फॉर्मूला टू फाइंड एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन फाइंड करने का करेक्ट फॉर्मूला क्या होता है बेटा? तो ए इज इक्वल टू होता है, हम लोग रट्टा मारे हुए थे ये क्लास 9th 10th में। ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी होता है। जहाँ पे क्या होता है? जो v होता है ये फाइनल वेलोसिटी होती है, u इनिशियल वेलोसिटी होती है, और टाइम t जो होता है ये टाइम डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आंसर किस में दिया हुआ है? ए में दिया हुआ है। फिर से बोल देता हूँ, एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम डिफरेंस। इसको क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन कहते हैं। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन द एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भाई वो? तो आप लोगों को बताना है। तो जैसे अभी हम लोगों ने ये फिजिकल टू क्या पढ़ा था? एम ए। तो एक्सीलरेशन पूछेगा कि किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? तो यफ यानी फोर्स के। तो फोर्स एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट, ठीक है। यफ इज इक्वल टू एम ए, तो ए इज इक्वल टू यफ बाई एम हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? यानी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यफ, ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर पूछे किसके यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है? तो मास के। मतलब किसी चीज का अगर मास ज्यादा है तो उसमें एक्सेलरेशन थोड़ा कम लगेगा, राइट। वो यूनिवर्सली उसका मास बढ़ाते जाओ उसका एक्सेलरेशन कम होता जाएगा, जिसका मास कम होता है उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होता है, राइट। आ रही बात समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन इज। वॉशिंग मशीन किस प्रिंसिपल पर काम करता है भाई? तो वो किस पे काम करता है? सेंट्रीफ्यूगेशन पर काम करता है। किस पे काम करता है? सेंट्रीफ्यूगेशन पर काम करता है। ऐसे 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 नचा देता है एकदम से उसमें, तो जितनी भी धूल मिट्टी उसमें जमे होते हैं कपड़े उपड़े पर वो इधर उधर हो जाते हैं, ठीक है। यानी ऐसे 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 वो धूल मिट्टी ऐसे दूर होते चले जाते हैं, और ये इसे खूब घुमा रहा होता है बीच में। तो इसको कम क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन। दो तरीके का फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो जो वॉशिंग मशीन में काम करता है वो कौन सा होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, जिसे हम सेंट्रीफ्यूगेशन भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय, वन सेकेंड, हाँ, रिप्रेजेंटेड बाय द रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। कौन सा है जो रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी से करता है? तो मास, ठीक है। मास इज इक्वल टू क्या होता है? मास इज इक्वल टू मोमेंटम अपॉन वेलोसिटी। ये लिख लोगे आप लोग। मास इज इक्वल टू होता है मोमेंटम अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप एन ऑब्जेक्ट एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी इज। जो किसी चीज को एक कांस्टेंट वेलोसिटी में रखने के लिए जो जिस फोर्स की जरूरत होती है उसको हम क्या कहते हैं? नेट फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नेट फोर्स कहते हैं।
नेट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप एन ऑब्जेक्ट इन ए कांस्टेंट वेलोसिटी। कोई भी वस्तु है वो एक स्पीड में चल रही है, उसको उतने ही स्पीड में बनाए रखने के लिए हमको बराबर मात्रा का बल लगाते रहना पड़ेगा, जिसको हम नेट फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नेट फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बॉल बेयरिंग आर यूज्ड टू कन्वर्ट स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू। बॉल बेयरिंग यूज की जाती है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो साइकिल होती है या मोटरसाइकिल होती है उसमें ऐसे छोटे 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 ऐसे वो लगे होते हैं, क्या कहते हैं उसको? बेयरिंग ही कहते हैं, बॉल बेयरिंग ही कहते हैं। तो वो क्या होती है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन को किस में कन्वर्ट कर देती है? तो रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर देती है, रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, आ रही बात समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ गोलकीपर इन अ गेम ऑफ फुटबॉल पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड्स आफ्टर होल्डिंग द बॉल शॉट एट गोल। दिस इनेबल्स द गोलकीपर टू। इससे क्या होता है गोलकीपर को? तो इससे होता है इट डिक्रीजेज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो जब मोमेंटम चेंज का जो रेट होता है वो डिक्रीज हो जाता है तो उसको चोट कम लगती है। तो ऐसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जब बॉल को कैच कर रहे होते हैं तो हाथ पीछे खींच लेते हैं, तो ये धीरे 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 उसका उस पर जो फोर्स लग रहा होता है स्लो हो जाता है, तो उसको हाथ में चोट कम लगती है। बात ठीक है, समझ में आ गई? तो इसलिए वो जब भी बॉल को कैच करेगा तो अपने हाथ को थोड़ा सा पीछे खींच लेगा, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू। सेंट्रीपिटल फोर्स किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू कीप द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ। अगर कोई सर्किल में कोई बॉडी ऐसे घूम रही है तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो उसको उसी रूट में घुमाता रहता है भाई, घूमते रहो। तो कौन सा फोर्स लगता है? सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। लेकिन जो उठा उठा के फेंक देता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। ठीक है, आ रही बात समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व फ्रिक्शनल फोर्स। इनमें से कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स यूज हो रहा है किसमें? तो काइनेटिक एनर्जी टू हीट एनर्जी में जब चेंज होती है तो फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा हो। जैसे आप मान लो मैं मान लो इसका इफ्रा जामिर का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ठीक है, इफ्रा, बुरा तो नहीं मानो कि तुम्हारा एग्जाम्पल ले लूँ। मान लो इफ्रा जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी में गई, अपनी स्कूटी लेकर के गई है मान लो, और इफ्रा एकदम भाई 100 की स्पीड में जा रही है। इसने देखा कि जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर इसके सामने आ गए, तो इसने क्या कर दिया? ब्रेक लगा दिया एकदम से। जब ब्रेक लगाया तो इसकी जो बाइक थी या स्कूटी थी वो स्किड करी, मतलब फिसल गई इसे कुछ दूर तक। जब फिसली तो क्या हुआ कि ये जो काइनेटिक एनर्जी थी 100 की स्पीड में आ रही थी, 100 किलोमीटर पर आवर के, तो क्या हुआ कि इस पे इसका फ्रिक्शन फोर्स हुआ, जिससे क्या होगा, इसका जो टायर होगा वो एकदम हीट जनरेट कर देगा। ठीक है, हीट जनरेट हो जाएगा, वीसी भी बच जाएगा, स्कूटी भी बच जाएगी और इफ्रा तो अपनी बची जाएगी। ठीक है इफ्रा? नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। A bus is moving along a straight path and takes a short turn to the right side. Suddenly the passenger in the bus will, तो पैसेंजर किधर की तरफ लुढ़क जाएगा? तो पैसेंजर विल बेंड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। ये बहुत प्रैक्टिकल बात है कि कभी कभी जब हम बस से में जा रहे होते हैं तो एकदम से अगर बस को घुमा लेता है तो हम दूसरी तरफ हो जाते हैं। तो अगर राइट साइड में मोड़ेगा तो हम लेफ्ट की तरफ बेंड होंगे, अगर लेफ्ट साइड की मोड़ेगा तो हम राइट। तो ये याद रखो, जिधर मोड़ेगा हम उसके अपोजिट जाएंगे। ठीक है, राइट मोड़ रहा है तो लेफ्ट जाएंगे, अगर लेफ्ट मोड़ रहा होता तो राइट जाते। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, for a body moving with constant speed in a horizontal circle, which of the following remains constant? इनमें से कौन सा कांस्टेंट रह जाता है? तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है बेटा वो कांस्टेंट रह जाती है जब एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही होती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल सर्किल में ऐसे 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 हॉरिजॉन्टल सर्किल होता है ना, जो वो झूला होता है। कहीं कहीं हम लोग जब जाते हैं मेले वगैरह में, फेयर वगैरह में, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि एक बड़ा सा ऊंचा सा झूला लगा होता है। वो उस सर्किल में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? वो कांस्टेंट रहती है। वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, राइट? द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज प्रेजेंटेड बाय व्हिच साइंटिस्ट।
किसके द्वारा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी गई है? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा दी गई है। क्या है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? E इज इक्वल टू mc²। ठीक है, जो भी एनर्जी होती है, एनर्जी को ना तो प्रोड्यूस किया जा सकता है, ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है, उसको एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ फोर्स इज एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन एंड डिस्टेंस इन मीटर्स, देन वर्क डन विल बी एक्सप्रेस्ड इन। तो वर्क किस में एक्सप्रेस किया जाएगा भाई? बताओ। तो जूल में किया जाएगा एक्सप्रेस, जूल में किया जाएगा। तो ये इससे हमें क्या पता चला है कि वर्क का एक यूनिट जूल भी है। क्या है? जूल भी है। ठीक है, वर्क का एक यूनिट जूल भी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज, एसआई यूनिट क्या है वर्क का? जूल है। अभी ऊपर वाले ही क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अ मास ऑफ अ कार इज 1500 किलोमीटर, सॉरी 1500 किलोग्राम, what work must be done to increase the velocity of the car from 30 km per hour to 60 km per hour? 30 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर उसको बदलने के लिए हमको क्या करना होगा बाबू? तो हमको क्या करना होगा? कितना वर्क करना होगा? हमको आपको जोड़ करके बता देते हैं। देखो, जो वर्क होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। इसमें जो होगा, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, अब चेंज इन मतलब जो दूसरा वाला होगा, यानी हाफ mv² माइनस हाफ mv1²। जब हम ये करेंगे, इसकी वेलोसिटी रख देंगे, यम रख देंगे। ठीक है, ये एक, ये मान लो ये v2 है, ये v1 है, ये यम है। अब आप लोग रख दोगे तो इसको बेटा जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 156250 जूल। किसमें, किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ये बी ऑप्शन में दिया हुआ है। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। अब हम पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी में हमारा जो मोशन होता है वो कैसे काम करता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ स्पिनिंग स्पीड ऑफ द अर्थ इंक्रीजेज, अगर जो अपनी अर्थ है वो जो घूम रही है उसकी स्पीड को बढ़ा दिया जाए, देन द वेट ऑफ द बॉडी एट द इक्वेटर विल बी। तो जो कोई भी इक्वेटर पर जो चीज़ रखी हुई है, या कोई बॉडी है, कोई जीव है, कोई जंतु है, उसका जो क्या होगा? मास होगा, वेट होगा, क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा कि डिक्रीज होगा? द आंसर इज डिक्रीज हो जाएगा। अगर अर्थ का घूर्णन टाइम उसको बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर रखी हुई चीज का जो वजन होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन मेजर्ड ऑन द अर्थ सरफेस इज 100 न्यूटन, व्हाट विल बी इट्स वेट व्हेन मेजर्ड ऑन मून सरफेस? मून के सरफेस पर बेटा वेट करोगे तो कितना बन जाएगा? हमको पता है कि अर्थ की जो ग्रेविटी होती है, अर्थ की EARTH, अर्थ की ग्रेविटी होती है वो 6 टाइम होती है मून की ग्रेविटी की। तो अगर कोई चीज़ 100 किलोग्राम की इधर है, 100 न्यूटन की या किलोग्राम मैं ले लेता हूँ, तो जो मून पे जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 600 किलोग्राम की हो जाएगी। ठीक है, कितनी की हो जाएगी? 600 किलोग्राम की हो जाएगी। लेकिन हमको पूछ रहा है कि वो कितना फोर्स लगाएगी, तो कितना लगाएगी? सॉरी 600 नहीं हो जाए, 600 किलोग्राम नहीं, 1/6 यानी 100/6 किलोग्राम की हो जाएगी। तो 100 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 16.7 न्यूटन आएगा। ठीक है, 16 छक्के 96 और 16 7 112, हाँ 100। ठीक है, 16.7 आएगा। कौन से ऑप्शन में दिया? डी। सॉल्व कर लेना आप लोग, सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये तो पता है ही ना कि कोई भी वे जो अपने यूपी कह रहा हूँ, अपनी धरती पर 6 किलोग्राम का है, वो जब ऊपर जाएगा, कहाँ पर? मून पर जाएगा, तो उसका किलोग्राम कितना हो जाएगा? 1 किलोग्राम का हो जाएगा, यानी 6 से हमने डिवाइड किया। उसी तरह से इसको भी हम 6 से डिवाइड करेंगे। जो 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 16.7 आंसर आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ द मून वुड। अब क्या होगा उनके साथ जब उनको अगर एकदम ऐसे आराम से इसे छोड़ दिया जाए तो उनकी वेलोसिटी क्या रहेगी? उनकी वेलोसिटी सेम रहेगी। दे वुड हैव सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। कभी भी उनको अगर नापा जाएगा तो उनकी वेलोसिटी सेम रहेगी। क्यों? जैसे धरती पर अगर हम कोई दो चीज़ गिराते हैं, अगर इफ़ ऑल अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, अगर सारी चीज़ को सेम कर दिया जाए तो ये दोनों चीज़, एक मान लो बहुत बड़ा सा पहाड़ गिरा दिया जाए, एक कागज़ का टुकड़ा गिरा दिया, तो दोनों साथ में ही गिरेंगे। अगर हवा का रेजिस्टेंस हटा दिया जाए और बाकी सारी चीज़ें हटा दी जाए, खाली धरती का ग्रेविटी रखी जाए और इनको ऊपर से इसे छोड़ दिया जाए वैक्यूम में, तो दोनों साथ में गिरेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू आर स्टैंडिंग इन एन एलिवेटर, द फोर्स exerted by your weight on the floor of the elevator will be zero when the lift, जब कब लिफ्ट में तुम्हारा वेट जीरो हो जाएगा? जब जब बताओ। बहुत बढ़िया, व्हेन इट कम्स डाउन विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड। मतलब अपना जो धरती होती है वो किसी भी चीज़ को 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से नीचे की तरफ खींच रही होती है, क्योंकि जो एक्सीलरेशन होता है धरती का वो ये होता है। तो अगर इसी स्पीड से अपना जो एलिवेटर या एस्केलेटर है वो भी नीचे की तरफ आए तो हमें लगेगा कि यार हम तो एकदम हमारा वेट ही खत्म हो गया, हम जीरो वेट के हो गए, राइट। तो क्या होगा? when it comes down with an acceleration of 9.8 meter per second square, right? गोज अप नहीं भाई बाबू, नीचे की तरफ जब जाओगे तब वेट कम होगा, ऊपर की तरफ जाओगे तब तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा वेट दोगुना हो गया है, ज़्यादा वेट हो गया तुम्हें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ सरफेस इज अप्रॉक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो भी मैं कुछ देर पहले ही आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अ feather, a rubber ball and a wooden ball are falling freely simultaneously from the same height in a vacuum। भैया अगर वैक्यूम, मैं अभी ऊपर कुछ जब समझा रहा था तो आपको बताया कि अगर कोई चीज़ वैक्यूम से गिराई जा रही है, मतलब और सारी चीज़ें सेम हैं, तो सब कुछ एक साथ गिरेगा। तो सब कुछ क्या गिरेगा? एक साथ गिरेगा। तो ऑल थ्री विल रीच द ग्राउंड टुगेदर, सब एक साथ, चाहे पत्थर गिराओ, चाहे हमको गिरा दो, चाहो तुम कागज़ को गिरा दो, सब एक साथ ज़मीन पर आएंगे। मान लो ये ज़मीन है और ये वैक्यूम में गिराए जा रहे हैं 1 2 3, ठीक है। इसका मान लो 100 किलोग्राम है, इसका 50 है, इसका 1 ग्राम का है, तो सबका सब एक साथ ही ज़मीन पर आएंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू हाई वाटर वेव्स अकर इन ओशियन। ओशियन में हाई वाटर वेव्स कैसे अकर करती हैं? तो आप लोगों को बताना है फ्रॉम द मून। जब जो चंद्रमा होता है उसका गुरुत्वाकर्षण बल अपने समुद्र की लहरों को खींचता है, तो उससे क्या उत्पन्न होती हैं? हाई वाटर वेव्स उत्पन्न होती हैं, ठीक है। टाइड्स सुना होगा आप लोगों ने, टाइड्स, ठीक है, तो वो उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द सरफेस ऑफ द मून बिकॉज, मून के सरफेस पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि द escape velocity of gas molecules is less than RMS velocity, ठीक है। RMS velocity क्या होता है? ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? RMS velocity से इसके velocity उसकी क्या हो जाती है? कम होती है, इसलिए वो उसमें एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन ए स्टोन इज ब्रॉट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून टू द अर्थ देन, तो क्या होता है उसका? अगर कोई भी स्टोन अगर हम मून से नीचे लेकर के आएंगे तो उसका क्या होगा? वेट बढ़ेगा कि घटेगा? बिल्कुल, बहुत सही, इसका वेट चेंज हो जाएगा। वेट चेंज होगा बट मास सेम रहेगा, उसमें जो द्रव्यमान होगा उसका वो सेम रहेगा बट वेट चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई चीज़ मून पर मान लो 1 किलोग्राम की है, अगर उसका वेट है, तो उसका जो वेट होगा धरती पर वो कितने किलोग्राम का हो जाएगा? 6 किलोग्राम का हो जाएगा, ठीक है, 6 किलोग्राम का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज डबल्ड, अगर उनके बीच डिस्टेंस डबल कर दिया जाएगा, व्हाट हैपन्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम, उनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या होगा? अगर उनके बीच की जो डिस्टेंस है, अगर ये वाली डिस्टेंस को अगर 2 गुना करके मतलब खूब दूर दूर कर दिया जाए,
तो उनके बीच का जो जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा वो 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अगर उनके बीच की डिस्टेंस को मतलब 2 गुना कर दिया जाए तो उनका जो ग्रेविटेशनल पुल होगा, सॉरी पुश होगा या पुल कह लो, जो भी कह लो, तो 1/4 हो जाएगा। ओके, अब हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, मतलब जो भी पदार्थ होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, राइट। आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा है और आप लोग सब कुछ मार्क कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, एक बार बताओ जरा। सुचेता तुम बताओ, तुम मार्क कर रही हो? बहुत बढ़िया। मयूरी तुम? जानवी? आंचल? बहुत बढ़िया। ज्योति? हर्षित? बहुत बढ़िया, थैंक यू। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ तो अब हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल्स, ठीक है। तो क्वेश्चन है, व्हेन अ फिल्म ऑफ सोप अपीयर्स ऑन वाटर ड्यूरिंग द डे इट शोज ब्यूटीफुल कलर्स, मतलब उसमें रंग बिरंगा वो दिखाता है। कई बार देखे हो कि नहाते होते टाइम पे वो निरमे से, क्या कहते हैं, डिटर्जेंट से करो तो द रीजन फॉर दिस फिनोमिनन इज, इसका क्या रीजन है? तो इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट है। क्या है? इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट है। जो लाइट है वो अंदर उसमें इंटरफेयर कर रही है, इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट कहलाती है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कन्वर्जन ऑफ ए सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस इज कॉल्ड, एक जो सॉलिड है वो डायरेक्टली गैस में जब वो बदल जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं, सब्लिमेशन। इसका क्या होता है? एक कपूर होता है, कपूर अगर आप लोग जानते होंगे, तो उसको जब जलाया जाता है तो ठोस होता है, लेकिन उसको डायरेक्ट में कभी भी वो लिक्विड में नहीं बदलता है। मतलब नॉर्मली होता क्या है कि किसी ठोस को जब जलाओगे तो पहले वो लिक्विड में बदलेगा, फिर जा करके वो गैस में बदलेगा। लेकिन जब हम कपूर को जलाते हैं तो ठोस से डायरेक्ट किस में बदल जाता है? गैस में बदल जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following do spray bottles use as a window or household cleaner or perfume spray works on? किस किस लॉ पे काम लोग करते हैं लोग? तो बर्नौली प्रिंसिपल पर काम करते हैं। मतलब जो हम परफ्यूम वगैरह को यूज करते हैं वो किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं? बर्नौली प्रिंसिपल पर काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ पीस ऑफ आइस इज फ्लोटिंग इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर अप टू इट्स ब्रिम, ब्रिम मतलब कि एकदम से लास्ट उस मतलब सिर्फ उसका ऐसे 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 खाली सिर दिखेगा, बाकी सब नीचे डूबा रहेगा। व्हेन होल ऑफ द आइस मेल्ट्स, आइस कब मेल्ट हो जाएगा? तो कब मेल्ट हो जाएगा? द वाटर लेवल विल नॉट चेंज। अगर सब कुछ मतलब एकदम पूरा मेल्ट हो जाएगा जो भी उसमें आइस है, तो भी वाटर लेवल चेंज होगा कि नहीं होगा? द आंसर इज नहीं होगा, द आंसर इज नहीं होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्फेरिकल फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप इज ड्यू टू, जो रेन ड्रॉप होती है उसका स्फेरिकल फॉर्म क्यों होता है? क्योंकि सरफेस टेंशन उसमें पाया जाता है। क्यों क्यों? क्योंकि उसमें सरफेस टेंशन पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें सरफेस टेंशन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द हाइएस्ट विस्कोसिटी अमंग द फॉलोइंग इज ऑफ, इनमें से सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी किसकी है? ये आपको मार्क करना है। तो हनी की होती है, हनी की होती है, ठीक है। विस्कोसिटी क्या होता है? विस्कोसिटी होता है कि जो फ्लूइड है, कोई भी फ्लूइड है, वो जब उसको मान लो ऐसे ज़मीन पर गिराया जाए तो वो मतलब बहते टाइम कितना रेजिस्टेंस लगा रहा है, तो उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। तो जब अगर एक सही सही शहद होगी, ये मतलब बेमानी करके शहद बेचने वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, तो अगर अच्छी शहद होगी, मतलब नेचुरल शहद होगी, तो उसको करोगे तो उसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा, चिपचिपापन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, वाटर, एयर और ब्लड के कंपैरिजन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फूड गेट्स कुक्ड फास्टर इन अ प्रेशर कुकर बिकॉज, जो प्रेशर कुकर होता है उसमें फूड जल्दी पक जाता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्योंकि वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग एट अ हाई टेम्परेचर ड्यू टू हाई प्रेशर। जो वाटर होता है, जैसे नॉर्मल उसका मतलब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे उसका 100 डिग्री सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। लेकिन अगर उसका जो प्रेशर है वो बढ़ा दिया जाए तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? 100 से ऊपर चला जाता है। तो जब बॉइलिंग पॉइंट ऊपर चला जाता है तो वो जल्दी पक जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सडन राइज इन द बैरोमीटर हाइट इंडिकेट्स, अगर कोई बैरोमीटर है उसमें अगर सडन राइज हो जाए तो क्या होता है? बताओ। एक्सट्रीमली ड्राई वेदर हो जाता है, उसे एक्सट्रीमली ड्राई वेदर हो जाता है,
ठीक है। अच्छा, बैरोमीटर से क्या नापा जाता है? बैरोमीटर से हम क्या नापते हैं? तो बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, लिख लो सब लोग, एयर प्रेशर। एयर प्रेशर, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ तुम लोग, पानी पी लेता हूँ, ठीक है। अब हम लोग ऑप्टिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें जो विजुअल रेज होती हैं इन सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, राइट। तो पहला क्वेश्चन हमारा कि द वेवलेंथ ऑफ विजुअल स्पेक्ट्रम इज इन द रेंज। कौन से रेंज में होता है विजुअल स्पेक्ट्रम? तो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7600 एंगस्ट्रॉम तक होता है, ठीक है। ये याद रखना, 3900 से 7600 तक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विजुअल रेंज ऑफ सोलर रेडिएशन इज। सोलर रेडिएशन का विजुअल रेंज क्या होता है? तो 400 से 700 नैनोमीटर, 400 से 700 नैनोमीटर होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने वाली जैसी ऐसी चीज़ है नहीं। अगर किसी भी क्वेश्चन में ऐसा लगेगा तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा और आप लोग क्या करोगे, उसको अपने क्वेश्चन के इस साइड में लिख लोगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अमाउंट ऑफ लाइट फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाई एन आइसोट्रॉपिक सोर्स ऑफ 2 कैंडेला इज। क्या होगा, कितना होगा? तो 8 पाई ल्यूमेन होगा। 8 पाई ल्यूमेन, ये 8 पाई ल्यूमेन होना चाहिए, 8 पाई ल्यूमेन, ठीक है। 8 पाई ल्यूमेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। हमको इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि इनमें से इन जितने भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो पहला है वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज लेस देन वायलेट लाइट। ये गलत बात है, वेवलेंथ वायलेट लाइट की ज़्यादा होती है रेड लाइट से, ठीक है। नेक्स्ट इज वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज मोर देन वायलेट लाइट। ये ऑप्शन सही है, क्योंकि वेवलेंथ ऑफ जो रेड लाइट होती है ये मोर देन वायलेट लाइट होती है, ठीक है। और बाकी की तो और गलत है, क्योंकि एक ही है। तो वेवलेंथ ऑफ वायलेट लाइट, विव ग्योर, अगर आप लोगों ने सुना हो, विव ग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। ये होती है कि इधर से अगर हम उधर की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती जाएगी, और इधर से ही हम उधर की तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ इंक्रीज होती जाएगी। इसीलिए आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जो रेलवे सिग्नल होते हैं या कहीं पर भी ट्रैफिक लाइट होती है वहाँ पे खतरे की घंटी को, मतलब खतरे वाली लाइट को रेड लाइट से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। नोटिस किया कि नहीं किया है? किया है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट इज पॉसिबल बाई। डिस्पर्सन ऑफ लाइट किस चीज़ से पॉसिबल है? तो प्रिज्म से पॉसिबल है, प्रिज्म। ऐसे करके आप लोगों ने देखा होगा कि इधर से ऐसे लाइट गुजारते थे तो इधर ऐसे ऐसे कई बार फैल जाती थी। तो इसको हम इस वाले उसको प्रयोग को हम प्रिज्म कहते थे। क्या कहते थे? प्रिज्म कहते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लार्ज नंबर ऑफ थिन स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेंट are made on the surface of a convex lens of focal length 20 centimeter to catch the image of a white horse. The image will be, image की स्ट्रिप में क्या हाल हो जाएगा? मैं फिर से कर देता हूँ, आप लोग फिर से पढ़ लो कि if large number of thin strip of black paint are made on the surface of a convex lens of focal length 20 centimeter to catch the image of a white horse, the image will be, image कैसी हो जाएगी भाई? तो इमेज हो जाएगी, कैसी हो जाएगी? अ जेब्रा ऑफ ब्लैक स्ट्रिप बन जाएगी, ठीक है। या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि अ हार्स ऑफ लेस ब्राइटनेस, हार्स ऑफ लेस ब्राइटनेस हो जाएगी, ठीक है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाला असली, ये हार्स ऑफ लेस ब्राइटनेस, ये वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। लेस ब्राइटनेस क्या हो जाएगी? क्योंकि उसकी ब्राइटनेस डिम हो जाएगी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज 10 सेंटीमीटर। अगर किसी कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर का है, ऑन इमर्जिंग इन वाटर इट विल एक्ट एज, तो कैसे एक्ट करेगा? तो कैसे एक्ट करेगा? वो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर यूज करेगा, कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ये कैसे काम करेगा? तो ये मोर देन वन ऑफ द अबव के रूप में काम करेगा, मतलब इनमें से दो से ज़्यादा लोग सही हैं, ठीक है। तो ये मोर देन वन हो सकता है, यानी ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है। तो मोर देन वन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव होगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, बट मोर देन वन ऑफ द अबव होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइम टेकन टू रीच द सनलाइट अप टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली, कितना टाइम लगता है बाबू? तो इसको 8 मिनट 5 सेकंड लगता है, सॉरी 8 मिनट 30 सेकंड लगता है, 8.5 मिनट लगता है अराउंड। वैसे लगता है तो 8 मिनट 22 सेकंड के करीब है, लेकिन इस अपने ऑप्शन में मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन 8.5 मिनट है, ठीक है, यानी 8 मिनट 30 सेकंड। ठीक है, समझ में आ रही बात, ये मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सनलाइट फ्रॉम द सन टू द अर्थ रीचेज इन, कितने कब तक पहुंच जाता है? तो अराउंड 8 मिनट में पहुंच जाता है, अराउंड 8 मिनट में। इसमें भी मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ये है, तो हमको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना होता है। 8 मिनट कहीं पर 22 सेकंड लिखा होता है, कहीं पर 8 मिनट 11 सेकंड लिखा होता है। तो जो 8 मिनट, अगर 8 मिनट 22 सेकंड 8 मिनट 11 सेकंड ऐसे सब दिया हो तो 8 मिनट 22 सेकंड चूज करेंगे। लेकिन अगर जैसे बहुत दूर दूर दिया है, जैसे 5 मिनट दिया, 6 मिनट दिया, 10 मिनट दिया, 8 मिनट, तो 8 मिनट के साथ में जो कुछ भी होगा उसको हम चूज करेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ शेडो, इनमें से कौन सा शेडो को प्रोडक्शन में मतलब काम करता है? तो कौन सा काम करता है? डिफ्रैक्शन काम करता है, डिफ्रैक्शन। शेडो का जो प्रोडक्शन होता है किस वजह से काम पैदा होता है? तो डिफ्रैक्शन की वजह से होता है। होता क्या है कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए शेडो द रेक्टिलिनियर जो प्रोपोगेशन होता है लाइट का, मान लो ऐसे एक ये ऑब्जेक्ट है, इस पे अगर रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन करोगे, ऐसे डालोगे इस पे लाइट, तो इसी ये आगे नहीं जाने देगी, तो इसका क्या बन जाएगा? यहाँ पे शैडो बन जाएगा, ठीक है। तो द शैडो इज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑब्स्ट्रक्ट अ पार्ट ऑफ पोर्शन, तो क्या कर लिया है? ये ऑब्स्ट्रक्ट कर लिया इसको, अब इधर आगे लाइट को नहीं जाने दे रहा है, तो इसका शैडो बन गया। और ये कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? डिफ्रैक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है? डिफ्रैक्शन कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ अल्टरनेटिव एनर्जी, अल्टरनेटिव एनर्जी का लार्जेस्ट रिजर्व कौन सा है? तो सोलर एनर्जी है। सोलर एनर्जी को अल्टरनेटिव एनर्जी भी कहते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी भी कहते हैं, और एबंडेंट एनर्जी भी कहते हैं, बहुत सारी एनर्जी कहते हैं, ठीक है। और एक अपने भारत में एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी है, इसका हेडक्वार्टर आप लोग बताओगे हमको? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और फिर उसके बाद में आप ये बताओ, अच्छा, इट इज़ द ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में। कौन सा? इंटरनेशनल सोलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अलायंस। अच्छा, इसको किस किस ने मिलकर बनाया था? तो इंडिया ने किसके साथ मिलकर के बेटा बनाया था? फ्रांस के साथ मिलकर के बनाया था। तो ये वाली चीज़ें भी याद रखोगे, क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो अपने इंडिया का इकलौता इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। किसके बारे में? हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, राइट। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द टेम्परेचर पॉइंट एट व्हिच द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट मे स्टे टुगेदर इज नोन एज, जहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेज तीनों एक साथ रह सकते हैं, उस स्टेज को हम क्या कहते हैं? तो उस स्टेज को हम ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं हम? ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। क्यों ट्रिपल पॉइंट कहते हैं? क्योंकि तीनों स्टेजेस, चाहे वो ठोस कह लो, चाहे वो द्रव कह लो, चाहे गैसीय अवस्था कह लो, ये तीनों एक साथ में रहती हैं, ठीक है। और जब तीन अवस्था एक साथ में होगी तो हम उसको क्या कहेंगे? ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट कहेंगे, ठीक है। आ रही बात समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट स्केल इज, फ़ारेनहाइट स्केल में 40 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है? तो वो किसके बराबर होता है आप लोग बताओगे? 104 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर फ़ारेनहाइट को, मतलब कोई डिग्री सेल्सियस कर दिया हो, उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो जैसे यहाँ पे डिग्री सेल्सियस दिया हुआ था तो हम रख देंगे 9/5 डिग्री सेल्सियस कितना दिया है? 40 प्लस 32, तो 5 1 जा 5, 5 8 जा, यानी 5 1 5, 5 8 40, 8 9 72, 72 प्लस 32, 32 और 72 जब हम जोड़ेंगे तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा, ठीक है। तो F इज इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला याद रखना सब लोग, F इज इक्वल टू 9/5
डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, आ रही बात समझ? याद कर लो, लिख लो, मैं इसको इरेज नहीं कर रहा हूँ, आराम से। कूलिंग इज डन बाई, कूलिंग किसके द्वारा की जाती है? तो कूलिंग इज डन बाई रिलीज ऑफ कंप्रेस्ड गैस। जब कोई कंप्रेस्ड गैस होती है, जैसे अगर आप लोग कभी साइकिल चलाए हो, कभी मोटरसाइकिल चलाए हो और उसका वो पंचर हुआ हो या पंचर बनवाने के लिए गए हों, तो देखे होंगे उसका जो निब होता है, जब उसको निब को हटाया जाता है तो ठंडी ठंडी हवा निकलती है। तो रिलीज ऑफ कंप्रेस्ड गैस मतलब जो दबाई हुई गैस होती है, जब वो निकलती है तो कूलिंग प्रोवाइड करती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोरेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट अमंग द फॉलोइंग इज, इनमें से सबसे कम हीट किस में बहती है? तो मरकरी में बहती है, मरकरी में बहती है, मरकरी में सबसे कम हीट बहती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर्ड टू बर्न ड्यू टू 100 डिग्री सेल्सियस, द बर्न ड्यू टू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज। तो क्या होगा? एक बर्न एयर बर्न है 100 डिग्री सेल्सियस पे और एक स्टीम बर्न है 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो कौन सा ज़्यादा जलेगा, कौन सा ज़्यादा जल रहा होगा? तो भैया इसमें स्टीमिया में क्या होती है? लेटेंट एनर्जी ज़्यादा होती है और इसलिए ये मोर डेंजरस है। ये क्या होगी? मोर डेंजरस ड्यू टू हाई लेटेंट एनर्जी। कई बार आप लोग देखे हो कि आप उबलते पानी में अगर उंगली डाल दो तो उतना दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उबलते पानी के ऊपर जो भाप निकल रहा होता है ना, उसमें अगर पल जाए तो हाथ झुलस जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें लेटेंट हीट होती है और लेटेंट हीट यानी 100 डिग्री सेल्सियस के उससे ज़्यादा होती है, मतलब बहुत ज़्यादा होती है कि उसमें झुलस जाओगे एकदम से। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज अ स्टीम इंजन वर्क। एक स्टीम इंजन कैसे वर्क करता है, किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ये आप लोगों को बताना है। तो किस पे वर्क करता है? फ्रॉम हीट, हीट से उसको एनर्जी मिलती है और उसकी वजह से वो काम करता रहता है। ठीक है, यानी पानी को हम हीट करते रहते हैं, गर्म करते रहते हैं और वो स्टीम में चेंज हो जो करके और वो धक्का दिया करता है, राइट। आ रही बात समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कॉजेज कूलिंग इन एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर में क्या कूलिंग कॉज करता है? तो इट बाई कंप्रेसिंग एंड रिलीजिंग गैस, ये गैस को कंप्रेस करता है। जैसे अभी हमने ऊपर आपको उसका एग्जांपल दिया था कि जब टायर फट जाता है तो कैसे होता है, तो उसी तरह से ये पहले एयर को कंप्रेस करता है फिर उसको रिलीज करता है। तो जब कंप्रेस्ड एयर को रिलीज किया जाता है तो कैसी हो जाती है? वो ठंडी हो जाती है। तो एयर कंडीशनर इसी उस पर काम करता है कि पहले वो कंप्रेस करेगा और कंप्रेस कर करके उसको रिलीज कर देगा। जब कंप्रेस्ड एयर रिलीज होगी तो ठंडी पड़ जाती है और इसी से ही हमारा रूम ठंडा हो जाता है। ये बात ठीक है? समझ में आ रही बात? नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फैन प्रोड्यूसेस अ फीलिंग ऑफ कंफर्ट ड्यूरिंग द हॉट वेदर बिकॉज। जब गर्मी का मौसम होता है तो जो पंखा होता है अपना, वो हमको बहुत सुखद अनुभूति देता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा बॉडी होता है उस पर परस्पायरेशन हो रहा होता है और हमारे जो पसीने होते हैं ना, स्वेट जिसे कहते हैं, ये निकलते हैं और ये हमारी बॉडी के हर बॉडी पार्ट से निकलते हैं। अब उस बॉडी पार्ट पे जब हवा पड़ती है तो ये यहाँ से भाप बन करके यानी इनका वेपोराइजेशन हो जाता है। तो जब वेपोराइजेशन होता है तो ये यहाँ की हीट को लेकर के निकल रहे होते हैं, तो यहाँ पे हमको ठंडी महसूस होती है। ठीक है, कूलिंग महसूस होती है। ये बात समझ में आ रही है एकदम अच्छे से? ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। बाई ओपनिंग द डोर ऑफ ए रेफ्रिजरेटर केप्ट इन अ रूम। अगर एक रूम में रेफ्रिजरेटर खोल करके और उसका दरवाज़ा खोल दिया जाए तो उससे क्या होगा? उससे होगा यू कैन इवेंचुअली हीट द रूम अप। मतलब जो तुम सोचो कि फ्रिज का गेट खोल करके और उसको रख दिया जाए रूम में तो उससे रूम ठंडा हो जाएगा। नहीं बाबू, उससे क्या होगा? जो रूम होगा वो थोड़ा और ज़्यादा हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो रूम का टेम्परेचर होता है, अगर पूरा रेफ्रिजरेटर ही, तो देखो उसके पीछे में बहुत ज़्यादा गर्मी निकल रही होती है, वो अंदर ही उसके खाली कूलिंग होती है, तो वो ओवरऑल पूरे रूम को हीट कर देगा और ठीक है, और ठंडा नहीं करेगा। ठंडी सिर्फ कौन कर सकता है? अगर करेगा भी तो एसी कर सकती है। इसलिए बेटा एसी लगवाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
If the door of a refrigerator is left open for a few hours, then the room temperature will be, फिर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन सेंस से ये थोड़ा दूर की बात है, तो इसलिए ये बात याद रखना. ठीक है, आ रही बात समझ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट विच टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम. किस टेम्परेचर पर वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे मार्क करो. 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का जो टेम्परेचर क्या कहते हैं डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है. पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? मैक्सिमम होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट स्केल इज. फ़ारेनहाइट स्केल पे क्या होता है, कैसे होता है बताओ? बिल्कुल सही, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है. 122 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है. अभी मैंने आपको वो फॉर्मूला बताया था, F इजिकल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32. इसी पर सॉल्व करो. 9/5 इंटू 50 प्लस 32, तो 5 50, 9 10 9 90, 90 प्लस 32 जोड़ोगे इसको तो 9 3 12, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया. ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि साउंड से रिलेटेड होगा. ठीक है, साउंड से रिलेटेड होगा. तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मेजर्ड इन हर्ट्ज. तो क्या हर्ट्ज में मापा जाता है? तो फ्रीक्वेंसी को मापा जाता है. फ्रीक्वेंसी, कोई जो हम आवाज़ कर रहे होते हैं उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है और उस फ्रीक्वेंसी को किस में मापा जाता है? हर्ट्ज में नापा जाता है. ठीक है, आ रही बात समझ. हर्ट्ज जो है वो एक क्या है? एसआई यूनिट है. किसकी एसआई यूनिट है? फ्रीक्वेंसी की. ठीक है. अगला क्वेश्चन भी सेम है, एकदम एग्जैक्ट है, बस खाली वर्डिंग चेंज हो गई है कि फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन. फ्रीक्वेंसी को किस में नापा जाता है बाबू? तो हर्ट्ज में नापा जाता है. किस में? हर्ट्ज में नापा जाता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज श्रिलनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाई. किसी साउंड की श्रिलनेस किससे डिटरमाइन करोगे आप? तो किससे डिटरमिन करोगे? वेवलेंथ ऑफ साउंड से करोगे. किससे करोगे? वेवलेंथ ऑफ साउंड से करोगे. कोई साउंड कितनी श्रिल है, ठीक है, तो उसे कैसे डिटरमिन करोगे? उसकी वेवलेंथ से करोगे. ठीक है. तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू क्या होता है? वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी. वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी होता है. ठीक है, ये बात आप लोग याद रखोगे. तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि श्रिलनेस ऑफ साउंड इज डिटरमिन्ड बाई, तो वेवलेंथ ऑफ द साउंड से. किससे डिटरमिन होता है? वेवलेंथ ऑफ द साउंड से होता है. ठीक है. अगला क्वेश्चन है हमारा कि अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होती हैं? तो अल्ट्रासोनिक वेव्स आर आल्सो साउंड वेव्स. लेकिन अब ये साउंड वेव बाबू तो है, तो लेकिन इनमें क्या है कि इनकी जो फ्रीक्वेंसी है अल्ट्रासोनिक की फ्रीक्वेंसी, वो किससे होती है? मोर देन कितने हर्ट्ज? 20 किलो हर्ट्ज. इससे भी ज़्यादा होती है, मतलब वो थोड़ा ज़्यादा होती हैं, जो कि हमारी हियरिंग रेंज से बाहर होती हैं. क्योंकि एक ह्यूमन की हियरिंग रेंज कितनी होती है? 2K से 20K तक. इसके बीच ही हम सुन सकते हैं. इसके ऊपर हो गया तो अल्ट्रासोनिक हो जाता है. ठीक है, हम नहीं उनको सुन पाते. कुत्ते वगैरह सुन लेते हैं. ठीक है. अब हम डिस्कस करेंगे, ये साउंड हो गया. अब हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में. राइट. तो पहला है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है? तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर होती है. ठीक है, एम्पियर होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज. इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या है? तो इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट वाट. इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या है? वाट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज कैन 1 वोल्ट बी एक्सप्रेस्ड. कैसे 1 वोल्ट को एक्सप्रेस करोगे? तो 1 जूल कुलाम्ब में उसको रिप्रेजेंट करोगे. ठीक है, 1 जूल पर कुलाम्ब. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टर्बाइन्स एंड डायनमोज आर यूज्ड टू कन्वर्ट which energy
टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में काम आता है हमारा टरबाइन एंड डायनेमो? तो किसमें? मैकेनिकल एनर्जी को। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? टरबाइन और डायनेमो करता है। ठीक है, शादी वगैरह में जनरेटर वो लगता है ना, पता है नहीं पता है? तुम बताओ मयूरी, मयूरी बताओ, ठीक ही हो शादी में जनरेटर लगते हुए कभी? बहुत बढ़िया। इफ अ बल्ब ऑफ 100 वाट बर्न्स फॉर 10 आवर्स द एक्सपेंडिचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी। तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? वो 1 यूनिट का होगा। कितना होगा? 1 यूनिट का होगा। ठीक है, कैसे होता है? अगर 100 वाट का बल्ब है, 10 घंटे तक जलता है, तो कितना हो जाएगा? सॉरी, 10 घंटे तक, तो कितना हो जाएगा? ये 1000 वाट आवर हो जाएगा। 1000 वाट आवर। और जब 1000 वाट आवर हो जाएगा मतलब 1 किलो वाट आवर, और 1 किलो वाट आवर को ही हम 1 यूनिट कहते हैं। 1 किलो वाट आवर को ही हम 1 यूनिट कहते हैं। बात समझ में आ रही है? 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलो वाट आवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट हैविंग 2 पैरेलल रेजिस्टर्स ऑफ 1.403 किलो ओम if one of the resistors is 2.0 किलो ओम then the other resistors will be। तो other resistors कितने के होंगे? 4.70 किलो ओम के होंगे। क्यों? क्योंकि जब, एक सेकंड में आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि पैरेलल जोड़े गए हैं। जब कोई जो रेजिस्टर्स होते हैं वो पैरेलली जोड़े जाते हैं तो उनका फॉर्मूला होता है 1/R। और ये R क्या है? ये R क्या है? एक क्यूमुलेटिव उनका रेजिस्टेंस होगा। तो उनको जब जोड़ा जाता है तो उनको फॉर्मूला होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसे डॉट 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 जितने भी होंगे सबको जोड़ लेंगे। तो जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा? 4.70 किलो ओम आएगा। 4.70 किलो ओम। ये बात समझ में आ रही है अच्छे से? नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन कॉमन ड्राई सेल इलेक्ट्रोलाइट इज। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड होता है। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड होता है। ठीक है, आ रही बात समझ? अब हम कंडक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। कंडक्टिविटी को डिस्कस, तो कंडक्टिविटी का अपना पहला क्वेश्चन है ओम मीटर इज ए यूनिट ऑफ। ओम मीटर किस चीज़ की यूनिट है? तो ओम मीटर रेसिस्टिविटी की यूनिट है। रेसिस्टिविटी, जैसे ओम हमने आपको पहले ही बताया था कि ये ओम किसका है? रेजिस्टेंस का है, रेजिस्टेंस। और ओम मीटर तो किसकी हो जाएगी? रेसिस्टिविटी की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? रेसिस्टिविटी की हो जाएगी। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर? कौन सा रेजिस्टेंस है वायर का? तो R इज इक्वल टू V/I। R इज इक्वल टू V/I को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। I क्या है? करंट है। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। R क्या है? रेजिस्टेंस है। ठीक है, Which of the following term does not represent the electrical power in a circuit? एक सर्किट में इलेक्ट्रिकल पावर को कौन रिप्रेजेंट नहीं करता है? कौन रिप्रेजेंट नहीं करता है? हमको बताना है। बताओ कौन सा नहीं करता है? बोलो। I² R नहीं करता है। I² R नहीं करता है, यानी B इज द राइट आंसर। I² R नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेमीकंडक्टर्स आर मटेरियल्स दैट हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टी। सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जिनके पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है? तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज लोअर देन दैट ऑफ मेटल। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज लोअर देन दैट ऑफ मेटल्स। ठीक है, बी। कौन होते हैं? सेमीकंडक्टर होते हैं। अब क्यों लोअर देन मेटल्स की बात की? क्योंकि मेटल्स जो होते हैं वो कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर कौन होता है? जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी बड़े आराम से आ सकती है, जा सकती है, उनको हम क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। तो मेटल से इलेक्ट्रिसिटी आ जा सकती है,
लेकिन जो मेटल से थोड़ा कम कंडक्टर होते हैं उनको हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। लेकिन जिसमें से एकदम बिजली आ जा ही नहीं सकती, जैसे सूखी लकड़ी से बिजली इधर उधर नहीं आ सकती, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस या रजिस्टर कहेंगे। मतलब उससे कोई भी बिजली इधर उधर नहीं आ जा सकती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, अपना स्पेस स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन है हमारा कि द नेम ऑफ द लैंडर अ पार्ट ऑफ चंद्रयान 2 स्पेसक्राफ्ट रिसेंटली लॉन्च्ड बाय इंडिया। इंडिया के द्वारा अभी कुछ दिन पहले चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था। उसी के दिन को 23 तारीख को, 23 अगस्त है कि 23 सितंबर है, आप लोग बताओगे, इस इंडियन स्पेस डे मनाया जाता है, स्पेस डे। ठीक है, तो हमको बताना है, लैंडर का नाम बताना है। तो लैंडर का क्या नाम था, विक्रम नाम था। लैंडर का क्या नाम था बाबू, विक्रम नाम था। ठीक है, सैटेलाइट यूज्ड फॉर, सैटेलाइट्स किस चीज़ के लिए यूज की जाती हैं, टू जनरेट एनर्जी, फॉर टेलीविज़न, फॉर रेडियो, फॉर लाइट, बहुत सारी चीज़ों के लिए की जाती हैं। तो इसलिए इसमें से मोर देन वन ऑफ द अबव होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज इनसेट 2A लॉन्च्ड। इनसेट 2A कब लॉन्च किया गया था, बताओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करो इसे। 10 जुलाई 1992 को लॉन्च किया गया था। तो 10 जुलाई 1992 को इनसेट 2A लॉन्च किया गया था। ठीक है, उस समय हम लोग अच्छा, ये इनसेट 2 क्या था, इट वाज इंडियाज, इस बात को लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली developed or built satellite। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कौन, इनसेट 2A। इनसेट 2A वाज द इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड सैटेलाइट। ठीक है, आ रही बात समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब हम साइंटिस्ट और इनोवेशन से डील करेंगे। हु वाज द इन्वेंटर ऑफ रडार। रडार की खोज किसने की, बताओ। रॉबर्ट वाटसन ने की, बहुत बढ़िया, रॉबर्ट वाटसन ने की। हु इन्वेंटेड द राडार, तो रॉबर्ट वाटसन ने की। इसी के राडार के बेसिस पे ही S-400 डिफेंस सिस्टम होता है, या आयरन डोम सुना होगा आप लोगों ने, आयरन डोम, या आजकल US प्रेसिडेंट गोल्डन डोम की बात करते हैं, गोल्डन डोम, गोल्डन डोम। ये सब क्या है, मिसाइल सिस्टम है। ये मिसाइल सिस्टम किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं, मतलब किस औजार की सहायता से काम करते हैं, तो रडार की सहायता से काम करते हैं। और रडार की खोज किसने की थी, रॉबर्ट वाटसन ने की थी। ये बात ठीक है, समझ में आ गई बात, याद रहेगी, मार्क कर लिया सबने। आगे बढ़ें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर CV रमन रिसीव्ड नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन द ईयर। किस साल उनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज बाबू मिला, तो उनको मिला 1930 में। 1930 में सर CV रमन को नोबेल प्राइज इन फिजिक्स दिया गया। ठीक है, समझ में आ रही है अच्छी से। हु वाज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द टेलीस्कोप। कौन सा साइंटिस्ट ने टेलीस्कोप की खोज की, तो गैलीलियो भाई साहब ने टेलीस्कोप की खोज की। किसने की थी, गैलीलियो ने खोज की थी। किसने, गैलीलियो ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इन्वेंटेड द एरोप्लेन एट द बिगिनिंग ऑफ दिस सेंचुरी। इस सेंचुरी के बिगिनिंग में किसने एरोप्लेन की खोज की, तो कौन थे, राइट ब्रदर्स थे, राइट ब्रदर्स थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉडर्न टेलीफोन यूजेस। मॉडर्न टेलीफोन क्या यूज करता है, तो मॉडर्न टेलीफोन यूजेस रेडियो वेव्स। मॉडर्न टेलीफोन क्या यूज करता है, रेडियो वेव्स यूज करता है। ठीक है, तो ये था अपना फिजिक्स। हम अपने नेक्स्ट GK/GS पोर्शन में हम केमिस्ट्री डील करेंगे, उसके बाद में हम क्या डील करेंगे, बायो डील करेंगे, फिर जियोग्राफी डील करेंगे, ऐसे करके। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। अच्छा, ये सब लोगों ने मार्क कर लिया है, अब आप लोगों की जिम्मेदारी आती है कि इस चीज़ का रिवीजन करोगे। ठीक है, क्योंकि रिवीजन इज़ द की, जितनी बार रिवीजन किए रहोगे उतनी अच्छे से याद रहेंगी। एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि जितने क्वेश्चन हमने बता दिए हैं, इनसे बाहर क्वेश्चन फिजिक्स में नहीं पूछे जाएंगे, राइट। ठीक है,
चलो बाय बाय। अच्छा, एक एक चीज़ और, इससे बाहर अगर कुछ पूछा भी जाता है ऊपर नीचे तो उसको भी हमने एक्सप्लेन करते टाइम कवर कर लिया, राइट। तो आप इस वीडियो को भी एक दो बार और देख लोगे तो अच्छे से हो जाएगा सब, ठीक है। बाय बाय, राधे राधे, सी यू।